सीडीएसएल का Q4 रिजल्ट आया है और नंबर थोड़े शॉकिंग है। रेवेन्यू 7% डाउन और नेट प्रॉफिट में 22% की गिरावट। तो अब सवाल ये उठा कि क्या ये टेम्पररी वीकनेस है जो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, या ये सिग्नल है कि अभी थोड़ा सा दर्द और बाकी है और उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या सीडीएसएल को ट्रैक कर रहे हैं तो कैसे आप सीडीएसएल के बारे में सोच सकते हैं, उसको आज हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी लर्निंग इंप्रूव हो और नजरिया बदले। बिग गुड न्यूज, 18 तारीख को संडे को सुबह में 11:30 बजे होने जा रहा है धमाकेदार सेशन, जहां पर बाय करके तो आप पैसा कमाते हैं, लेकिन सेल करके कैसे स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो दोनों जगह पैसा कमाते हैं। यानी बाय और सेल दोनों को हाईलाइट करते हुए पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बाय करके पैसा कमाते हैं बट सेल करके पैसा नहीं कमाते हैं या उन्हें आता ही नहीं है। तो उन चीजों को कवर करेंगे, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो दोनों का। 59 रुपीज में आपको प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड करेंगे, साथ में रिवीजन देंगे और साथ में आपको उस ग्रुप में जो भी सिखाया है उसके रिगार्डिंग अपडेट देते रहेंगे, जिससे आप मार्केट्स में अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो लिंक बायो और कमेंट में है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। तो सीडीएसएल इंडियन जो कैपिटल मार्केट की ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी है, क्योंकि सीडीएसएल इंडिया का सबसे बिग डिपॉजिटरी है और इस इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही प्लेयर है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो आज के टाइम में सीडीएसएल के पास 15 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव डीमेट अकाउंट है, जबकि एनएसडीएल के पास सिर्फ 4 करोड़ के पास। ठीक है ना। तो सीडीएसएल की रैपिड ग्रोथ का मेजर रीजन है कि उसने रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट ब्रोकर के साथ टाई अप कर लिया, जैसे ग्रो, जीरोधा, स्टॉक एंजल, और धनाधन उनके साथ भैया रिटेल जुड़ते गए तो सीडीएसएल के इकोसिस्टम में आते गए। इसलिए जैसे जैसे इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा वैसे वैसे सीडीएसएल की इनकम भी बढ़ती चली गई। ठीक है ना। तो इस फील्ड में अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि आज इंडिया की सिर्फ 5 से 6% पॉपुलेशन ही स्टॉक मार्केट में है, यानी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी। तो उसका फायदा कहाँ होगा? सीडीएसएल के बिजनेस मॉडल को होगा, क्योंकि डायरेक्टली लिंक। मगर अगर मार्केट बुलिश है तो इनकम क्या होती है? स्पाइक होती है, क्योंकि मार्केट में तेजी होती है तो सबको करना है, मार्केट में मंदी होती है तो किसी को नहीं करना, राइट ना। मार्केट मर गया, डल हो गया तो इनके भी इनकम गिर जाती। तो पिछले कुछ क्वार्टर में हमने सीडीएसएल में इसी का इम्पैक्ट देखा, जिसमें प्रेजेंट Q4 फाइनेंशियल 2025 भी इंक्लूड है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, और वो बिजनेस मॉडल समझेंगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा कि भैया इनकम कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। साथ में ये देखेंगे कि Q4 में क्या चेंज आए, राइट। तभी तो आप लॉन्ग टर्म के व्यू को सोचने का नजरिया या रिस्क का नजरिया देख सकते हो। तो टोटल रेवेन्यू Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 256 करोड़ था, और इस रेवेन्यू का ब्रेकडाउन ऐसा है कि 87 करोड़ आया एनुअल इशूअर चार्जेस से, 49 करोड़ ट्रांजैक्शन फी से, 25 करोड़ आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन इनकम से, 37 करोड़ ऑनलाइन डेटा चार्जेस से, 58 करोड़ अदर इनकम से। अब इन सब रेवेन्यू स्ट्रीम को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मैंने एक किस चीज़ की बात की? एनुअल इशूअर चार्जेस। ये एक फिक्स एनुअल फी होती है जो सीडीएसएल लिस्टेड कंपनियों को चार्ज करता है, जिसके शेयर डीमेट अकाउंट फॉर्म में होल्ड किए जाते हैं। सीडीएसएल के लिए एक स्टेबल और रेकरिंग इनकम सोर्स है कि भैया आता रहेगा, जो मार्केट की वोलेटिलिटी से इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि शेयर पड़ा हुआ है। Q4 में इसका शेयर जो था रेवेन्यू में 34% था। दूसरा मैंने आपको बात की थी ट्रांजैक्शनल चार्जेस की। जब आप शेयर सेल करते हैं तब सीडीएसएल एक छोटी सी फी लेता है। ये फी पूरी तरीके से मार्केट एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, और इस बार Q4 में इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? सिर्फ 19%, और ये रेवेन्यू शार्पली डाउन हुआ, जो ओवरऑल प्रॉफिट गिरने का मेजर रीजन बना। ऐसा इसलिए क्योंकि गिरते मार्केट में बाय किया जाता है और सेल कम। तीसरा इनकम सोर्स है आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन। जब मार्केट में नए आईपीओ आते हैं या कंपनी बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड जैसे एक्शन करती है, तब सीडीएसएल को प्रोसेसिंग के लिए फी मिलती है। अब आईपीओ बुल मार्केट में आते हैं, ना कि बियर मार्केट में, इसलिए Q4 में भी आईपीओ की एक्टिविटी कम थी, तो रेवेन्यू फ्लैट रहा, और इसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ सिर्फ 10% का। आई होप समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चौथा रेवेन्यू स्ट्रीम ऑनलाइन डेटा चार्ज, जो सीडीएसएल ब्रोकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट और सिस्टम के एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिसका मंथली एनुअल फी लगता है। Q4 में ये रेवेन्यू 52 करोड़ था, गिरकर 37 करोड़ पर आ गया, जिसका कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 14% था। और लास्ट में अदर इनकम था, जिसमें EKYC, इन्वेस्टर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे छोटे मोटे सर्विस शामिल। तो ये Q4 में इंप्रूव हुआ और इसके रेवेन्यू शेयर 22% तक चले गए। अब देखो, जहां इंप्रूव होना था वो गिर गया, जहां नहीं होना था वहां बढ़ गया।
बट ओवरऑल इम्पैक्ट आ गया। अब ये एक चीज़ यहाँ नोट करने लायक है, सिर्फ एनुअल इश्यूअर चार्जेस ही मार्केट डिपेंडेबल इनकम है, बाकी सारी स्ट्रीम मार्केट सेंटीमेंट और एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इसलिए जब मार्केट स्लो डाउन हुआ तो सीडीएसएल का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ। तो अब अगर हम सीडीएसएल का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो एनुअल इश्यूअर चार्जेस 67 करोड़ से 87 करोड़ तक बढ़े, जो पॉजिटिव साइन आ गया, लेकिन ट्रांजैक्शन फी 76 करोड़ से गिरकर सीधा 49 करोड़, और ऑनलाइन डेटा 52 करोड़ से 37 करोड़ तक डाउन हुआ, और आईपीओ इनकम तो भैया फ्लैट। इसका मतलब जितने भी मार्केट ड्रिवन सेगमेंट थे वहां क्या हुआ, गिरावट दिखा, बराबर। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 के पीक के बाद इन सब एक्टिविटी में ड्रॉप आया, जिसका इफेक्ट आप देख लिए। तो अब बात करते हैं कि भैया हमने रिजल्ट क्यों खराब हुआ, कहाँ से खराब हुआ, वो तो समझ लिया, लेकिन अब हम वैल्यूएशन समझते हैं। तो जब सीडीएसएल 2000 के पीक पर था तब इसके पी रेशियो अप्रॉक्स 77 था, जो ओवर वैल्यू था। अब करेक्शन के बाद पी 48 के पास है, जो अभी हिस्टोरिकल मीडियन पी 40 से ऊपर है। अगर अगले कुछ पैरामीटर में अर्निंग और गिरती है तो पी और ज्यादा इन्फ्लेटेड लगेगा, इसका मतलब कि वैल्यूएशन अब भी थोड़ा ज्यादा है। अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न देखें, आईपीओ 2017 में 130 के आसपास का था। आईपीओ के बाद स्टॉक 100 रुपए तक क्रैश हुआ था, लेकिन फिर बुल मार्केट आते ही 8x रैली हुई। 2022 में एक मेजर करेक्शन आया था जहां से 40% का ड्रॉप आया था, लेकिन उसके बाद 23-24 में 4 से 5 गुना की रैली हुई, 4x 5x। अब रिसेंट मंथ में फिर 40% का करेक्शन। तो ये साइकिल क्लियर दिखाता है कि सीडीएसएल का प्राइस मार्केट परफॉर्मेंस साइकिल से कितना क्लोज लिंक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग है। एफआईआई का स्टेक 17% से गिरकर 11.3% हो गया, डीआईए की होल्डिंग 24% से 15.4% हो गई, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग 46% से 58%। मतलब इंस्टीट्यूशन सावधान है, क्योंकि हो सकता है कि उनको वैल्यूएशन हाई लग रही हो, या फिर बिजनेस पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा तकलीफ लग रहा हो, राइट ना। लेकिन हमारी माने तो सीडीएसएल अब एक पोटेंशियल वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रहा है, राइट, जहां पर सारे पैरामीटर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये अप एंड डाउन में चलता है, ये गिरावट बनता है, वैल्यूएशन को एडजस्ट करता है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप ये मानते हो कि स्टॉक मार्केट का धंधा चलेगा, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का धंधा बढ़ेगा, तो शेयर अपने आप में सही जगह बैठता है। तो वहां पर ये बड़े खिलाड़ी बड़े सियाने होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब भाव गिर रहा है, लोगों ने तो ऊपर के भाव से खरीदा, अब ये बेच के बैठे हैं जो होल्डिंग कम हुई है, लेकिन नीचे के भाव में जब जैसे इनको सब कुछ सही होता लगेगा, ये तुरंत स्टेक बढ़ा लेंगे। तो रिटेलर फंसे ऊपर में और ये नीचे में अपनी पोजीशन को बदल लेंगे। तो एक नजरिए से आपको लगेगा कि ये तो अभी खाली है, लेकिन इनकी पोजीशन कब भरेगी, जब वैल्यूएशन करेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज द वे जहां पर हमने सीडीएसएल को समझने की कोशिश की, अच्छे बुरे के साथ, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ। तो उम्मीद करता हूं आपको मजा और अच्छा दोनों लगा हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।